हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में लास्ट में कुछ एरर आ गया था. सॉरी फॉर दैट. दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ पार्ट 5. द वीडियो हैज़ बीन नेम्ड एज 5A. सर अभी हम डिविडेंड डिसीजंस के कुछ फैक्टर्स पढ़ रहे थे एंड वी हैड कवर्ड 4 फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ अर्निंग, सेकेंड इज़ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, थर्ड इज़ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एंड द फोर्थ वन इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. नाउ वी आर कवरिंग द फिफ्थ वन, दैट इज़ द कैश फ्लो पोजीशन. सर हमें डिविडेंड पे करना है या नहीं करना, इसमें हमें एक बार कैश फ्लो को भी देखना पड़ेगा. सर हो सकता है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया हो, लेकिन हो सकता है हमारे पास कैश लिक्विडिटी ना हो टू पे द अमाउंट, टू पे द डिविडेंड अमाउंट. तो सर हमें इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, हमारे पास कैश अवेलेबल है या नहीं है टू पे द डिविडेंड अमाउंट. अगर हमारे पास कैश अवेलेबल है and we have earned a good amount, then we will go for the payment of the dividend. else हो सकता है कि हम डिविडेंड पे ना करें, उसे हम रिटेन करके रख लें. सर एक बार रीड कर लेते हैं फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. डिविडेंड्स इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश. अ कंपनी में बी प्रॉफिटेबल, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो बट शॉर्ट ऑन कैश, लेकिन वो साथ के साथ कैश उसके पास ना हो. Availability of enough cash in the company is necessary for the declaration of the dividend by it. सर नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. सर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. हालांकि ये हमने पढ़ा कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, लेकिन शेयर होल्डर्स का कोई हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर चार्ज नहीं होता. लेकिन इसका इट डजेंट मीन कि कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड इशू ही ना करे, मतलब कि डिविडेंड पे ही ना करे. क्यों? क्योंकि सर शेयर होल्डर्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है. तो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस भी अपने माइंड में रखती हैं एंड देन दे डिसाइड कि उन्हें कितना पे करना चाहिए या कितना उन्हें रिटेन करना चाहिए. वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड, management usually keep in mind the preference of the shareholders in this regard. If the shareholders in general desire at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. There are always some shareholders who depend upon a regular income from their investment. So next है taxation policy. सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो हमारी इनकम होती है उसमें हम इनकम टैक्स पे करते हैं. आजकल तो बजट की भी बातें चल रही है, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, या फिर हो सकता है आप लोग बोर्ड्स में इतने बिजी हो कि आपने ना देखा हो. तो बजट की भी बातें हो रही हैं आजकल. तो हमें इनकम टैक्स पे करना होता है जो भी हम अमाउंट कमाते हैं. लेकिन सर जो हमने डिविडेंड कमाया उस पर हम इनकम टैक्स पे नहीं करते. तो क्या मतलब डिविडेंड जो होता है उस पर टैक्स पे ही नहीं करना होता? नहीं सर, जो हमने डिविडेंड कमाया उस पर हम पे नहीं करते, लेकिन जब वो डिक्लेयर होता है तो कंपनी पे करती है डिविडेंड पे जो टैक्स होता है. जनरली क्या होता है, जब जो हम इनकम कमाते हैं वी पे दी इनकम टैक्स, लेकिन डिविडेंड के केस में वी डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स ऑन दी अमाउंट अर्न एज डिविडेंड. लेकिन जो कंपनी होती है, जो कंपनी है, इट पेज टैक्स ऑन द डिविडेंड ऑन आवर बिहाफ. इसके पीछे लॉजिक क्या, ऐसा क्यों? सर जो शेयर्स होते हैं ना, बहुत लोगों के पास होते हैं. किसी के पास 1 शेयर है, किसी के पास 2 शेयर है, किसी के पास 10 शेयर है. तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो टू सिंप्लीफाई दिस, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कंपनी से, यार डिविडेंड एक काम करो, जितना तुम पे कर रहे हो ना तुम ही उस पर इनकम टैक्स हमें पे कर दो. एक ही बंदे के पास गए, इनकम टैक्स वालों ने इनकम टैक्स कलेक्ट किया एंड नाउ दे आर फ्री. अब जो कंपनी ने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद सर जो डिविडेंड पे टैक्स होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. द टैक्स विच इज़ पेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड. तो अब डिविडेंड DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT पे करने के बाद हमारे पास डिविडेंड आ गया. अगर सपोज़ करो डिविडेंड DDT का रेट हाई है तो हो सकता है वो एंकरेज ना करे कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड पे करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो खुद ही ऑनर्स हैं. तो अगर टैक्स ज़्यादा है तो वी विल नॉट से कि हमें डिविडेंड ज़्यादा पे करो या डिविडेंड पे करो. इंस्टेड वी विल लाइक टू रिटेन दी अमाउंट और वी विल लाइक टू प्लो बैक दी अमाउंट इनटू द बिजनेस. और अगर DDT कम है तो वी कैन गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड.
taxation policy, the choice between payment of dividends and retaining the earning is to some extent affected by difference in the tax treatment of dividend and capital gains. If tax on dividend is higher, it would be better to pay less by way of dividend, right? As compared to this, higher dividend may be declared if tax rates are relatively lower. Though the dividends are free of tax in the hands of shareholders, a dividend distribution tax is levied on companies. Thus, under the present tax policy, shareholders are likely to prefer higher dividends. स्टॉक मार्केट रिएक्शन। सर मैंने अभी जो थर्ड पॉइंट में आपको बता रहा था जहाँ पे हम डिविडेंड स्टेबल रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारा एमपीएस को इम्पैक्ट करता है, मार्केट पर शेयर को इम्पैक्ट करता है। सर सेम पॉइंट इसमें भी कवर हो जाएगा। इन्वेस्टर्स इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज गुड न्यूज़ एंड स्टॉक प्राइस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट। सर जब डिविडेंड मिल रहा है लोगों को तो ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे कि वो वाला स्टॉक या वो वाला शेयर खरीदें। वो वाला शेयर खरीदेंगे तो प्राइस हिट होगा, प्राइस अप जाएगा एंड वो जो प्राइस है वो पॉजिटिवली ऊपर जाएगा, तो दैट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन मार्केट पर शेयर। सिमिलरली डिक्रीज इन डिविडेंड में हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट। अगर हम कम डिविडेंड पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो एमपीएस कम हो जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर कम हो जाता है। तो यही देखते हुए कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमें डिविडेंड पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना पे करना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए या क्या करना चाहिए। सर नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट में क्या है सर कि कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इजीली एक्सेस मिल जाता है उन्हें कैपिटल में, वो एंटर कर जाती है। तो वो large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on retained earning to finance their growth. These companies tend, सर वो उन्हें retained earning की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती because they have a very good foundation, they have a very good background. तो वो they prefer to pay more dividend and after paying the more dividend, so they can expect a positive hit in their market price per share. Next is a legal constraint. सर लीगल कॉन्स्टेंट में हम ये कह सकते हैं, लीगल कॉन्स्टेंट में कई बार हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होती है कि हमें इतना डिविडेंड पे करना है या नहीं करना। फॉर द टाइमिंग देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि कई जगह हो सकता है कुछ लीगल कॉन्स्टेंट हो, किसी कंपनी पे लीगल रेस्ट्रिक्शन हो कि यार आप इतना डिविडेंड पे कर सकते हैं, इतने परसेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स एडवांस लेवल, लेकिन अच्छी बात है अगर आप लोग समझ सकें तो। सर क्या हुआ कि अगेन द सेम पॉइंट कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्केट प्राइस पर शेयर पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया ही नहीं, इस साल मैं लॉस में चला गया। लेकिन अपने शेयर्स का प्राइस और अपनी जो इमेज है मार्केट में बनाए रखने के लिए मैं डिविडेंड पे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ कहाँ से? मैंने तो प्रॉफिट इस साल कमाया ही नहीं। तो सर कंपनीज एक्ट 2013, earlier it was 1956 but now it has been amended and this is Companies Act 2013, allows me to pay dividend from the profits or from the earnings earned by me in the past years. लेकिन सर उस पर कुछ कैप है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि मैं इतने % से ऊपर नहीं जा सकता या इतने मैं साल के एवरेज प्रॉफिट्स ले सकता हूँ, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो सर दैट आर द लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हम वो पॉइंट समझ सकते हैं। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या लिखा हुआ है? सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट that is the Companies Act 2013 place restriction on payout as dividend. Such provision must be adhered while declaring the dividend. Correct. Next is a contractual constraint. कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट में क्या है सर? कई बार मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो उस पर मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। सपोज़ कीजिए मैंने कहीं से एक बहुत मोटा अमाउंट का लोन उठाया हुआ है, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ वेरी बिग अमाउंट। सर तो जो वो बंदा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए मुझसे कहेगा कि यार आप इतना डिविडेंड पे मत करो, यू शुड रिटेन इट। अगर आप इतना ज़्यादा अमाउंट डिविडेंड पे करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में आपको कैश क्रंचेस आ जाए। और अगर आपको कैश क्रंचेस आ जाए तो टेल मी फ्रॉम वेयर यू वुड बी एबल टू रीपे माई इंटरेस्ट अमाउंट और द प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो
कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें डीमोटिवेट करें या हमें एंकरेज ना करें कि हम डिविडेंड ज़्यादा पे करें. क्यों? फॉर देयर बेनिफिट्स. While granting loans to a company, sometimes the lender may impose certain restriction on the payment of dividend in the future. The companies are required to ensure that the dividend does not violate the term of the loan agreement in this regard. As simple as that. सर हमने डिविडेंड डिसीजन भी पढ़ लिया. इसमें हमने सारे जो फैक्टर्स थे उन्हें समझ लिया. आई डोंट थिंक कि अब हमारा इसमें कुछ पेंडिंग बचा है. जो है अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक हुआ तो यू कैन रीड इट. आई डोंट थिंक कि आपको अब इस चैप्टर में कोई दिक्कत आएगी. अगर कोई दिक्कत आए तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेरीज एंड I think that we have covered it well. Please read it. And sir, one more thing I would like to say. Sir, I have saying it been from many times. I have said it many times and I am now again saying this. Okay, sir, please follow the NCERT book. I know you people read or refer many other books that are available in the market. I would not name those books. लेकिन सर आई नो उनकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है, आपको पढ़ने में आसानी होती है. लेकिन फिर भी सर आई सजेस्ट कि सर एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना. क्योंकि अब सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. सब कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज उनकी थोड़ी डिफरेंट रहती है. उन्हें समझने की ज़रूरत है. पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर करना होता है. सर अगर आप वो बुक्स पढ़ेंगे जो बाकी मार्केट में अवेलेबल है तो हो सकता है वो आप पॉइंट मिस कर दे जो एनसीईआरटी में हो. आप उन्हें रेफ़र कीजिए, नो इश्यूज़, लेकिन प्लीज़ गो थ्रू दी एनसीईआरटी. बाकी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज कॉल मी और व्हाट्सएप में. आई ट्राई कि मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे पाऊँ. बट स्टिल अगर मैं नहीं दे पाता तो you can remind me. Thank you so much. Work hard and all the best for your board exams. मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर पाऊँगा बिकॉज इट्स वेरी बिजी स्केड्यूल राइट नाउ. बट प्लीज़ गो फॉर स्टडीज़. अच्छे से मेहनत कीजिए. सिर्फ 20-25 दिन की बात है. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो वो 3 घंटे होंगे, वो जो 3 घंटे की फ़ाइट है सर, वो जीत के आनी है. और वो जो 3 घंटे की फ़ाइट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आप कौन से कॉलेज में बैठोगे. और जो 3 साल आप कॉलेज में बैठोगे, जो आप कॉलेज में 3 साल अपने स्पेंड करोगे, वो डिपेंड करेगा तो कि आप 30 साल कहाँ पे जाओगे. ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.